नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सलाम। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है एजुकेशन प्लस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके साथ अजय सिंह चौहान। आज के सेशन की शुरुआत करेंगे सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण और ज़बरदस्त प्रश्नों के साथ। आप इस सेशन को ले सकते हो SSC, PET, CET, SSC, GD, CHSL, MTS, UP प्लस SI कांस्टेबल, लेखपाल, वीडियो तथा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। आज की क्लास में हम प्रश्नों को करेंगे, प्रैक्टिस क्लास आपकी रहेगी। आज की क्लास में हम एनालिसिस नहीं करेंगे, विश्लेषण नहीं करेंगे प्रश्नों को, वो एक प्रकार से उनका विश्लेषण नहीं करेंगे और सिर्फ प्रश्नों को करेंगे। उनके उत्तर देने की आप लोग कोशिश करना और हम उनके उत्तर बताने की पूरी कोशिश करेंगे और उनको बताएंगे भी। चलिए तो अपने हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अपने प्रश्नों को। हमारी स्क्रीन पर क्या है प्रश्न, चलिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। चलिए आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था। क्या प्रश्न है कि विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन ए चालुक्य, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी वाकाटक, ऑप्शन डी सातवाहन। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था। तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किया था, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। किसने किया था, चालुक्य ने। किसने किया था, चालुक्य ने। विरूपाक्ष मंदिर का जो निर्माण किया था वो किसने किया था, चालुक्य ने किया था। किसने किया था, चालुक्य ने। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अब तक अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को बस सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में हम इसी प्रकार से आपकी प्रैक्टिस कराते रहेंगे और प्रश्नों को जानते रहेंगे। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, होयसल की राजधानी का क्या नाम है। होयसल की राजधानी का क्या नाम है। ऑप्शन ए वारंगल, ऑप्शन बी देवगिरी, ऑप्शन ए वारंगल, ऑप्शन बी देवगिरी, ऑप्शन सी द्वार समुद्र, ऑप्शन डी आगरा। क्या, आगरा। ये गलत यहाँ पर, आगरा। क्या है, आगरा। तो होयसल की राजधानी का क्या नाम है। तो होयसल की राजधानी का नाम है द्वार समुद्र। होयसल की राजधानी का क्या नाम है। तो होयसल की राजधानी का नाम है द्वार समुद्र। होयसल की राजधानी का क्या नाम है, द्वार समुद्र। आप क्लास के साथ बने रहिएगा। आगे आने वाले प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न होंगे, अच्छे प्रश्न होंगे और ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो होयसल की राजधानी का क्या नाम है। तो होयसल की राजधानी का नाम है द्वार समुद्र। क्या नाम है, द्वार समुद्र। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कबीरदास के गुरु कौन थे। कबीरदास के गुरु कौन थे। कबीरदास के गुरु कौन थे। ऑप्शन नंबर ए रामानुज, ऑप्शन बी रामानंद, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी वाल्मीकि। प्रश्न का आंसर दीजिएगा, कबीरदास जी के गुरु कौन थे। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है रामानंद। क्या है सही आंसर, रामानंद। कबीरदास जी के गुरु का क्या नाम था। तो कबीरदास जी के गुरु का नाम था रामानंद। क्या नाम था, रामानंद। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी रामानंद। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन राज्य स्वतंत्र हुआ। बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन राज्य स्वतंत्र हुआ। ऑप्शन ए बीजापुर, ऑप्शन बी अहमदनगर, ऑप्शन सी गोलकुंडा, ऑप्शन डी बीदर। बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ। बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बीदर। कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ, तो बीदर। यानी बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में बीदर राज्य जो था वो स्वतंत्र हुआ। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी बीदर। बीदर राज्य बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में स्वतंत्र हुआ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बीजक का रचयिता कौन है। बीजक का रचयिता कौन है। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी रैदास। बीजक का रचयिता कौन है। तो इसका सही आंसर है कबीरदास। बीजक का रचयिता कौन है, बीजक का रचयिता है कबीरदास। बीजक का रचयिता कौन है, तो बीजक का रचयिता है कौन है, बीजक का रचयिता है कबीरदास जी। कौन है, कबीरदास जी। ठीक है, बीजक का रचयिता कौन है, बीजक के रचयिता है कबीरदास जी। क्लास ख़त्म होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हैं, कितने प्रश्न गलत हैं, आपने 25 में से कितने प्रश्नों को सही किया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया। ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राम मोहन राय, ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन डी महात्मा गांधी।
यानी ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र को शुरू किया? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र को शुरू किया। किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र को शुरू किया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सही आंसर क्या है इसका? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका सही आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए सीवी रमन पिल्लै, ऑप्शन बी CN मुदालियर, ऑप्शन सी के रामकृष्ण पिल्लै, ऑप्शन डी CR रेड्डी। यानी स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर है के रामकृष्ण पिल्लै। के रामकृष्ण पिल्लै। क्या सही आंसर है? के रामकृष्ण पिल्लै। इसका सही आंसर क्या है? के रामकृष्ण पिल्लै। इसका सही आंसर क्या है? के रामकृष्ण पिल्लै। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो के रामकृष्ण पिल्लै जो थे वो स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? ऑप्शन ए हड़प नीति, ऑप्शन ए हड़प नीति, ऑप्शन बी बंगाल का विभाजन, ऑप्शन सी स्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन डी सहायक उपसंधि। यानी निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? यानी सबसे पहले, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, यानी सबसे बाद में क्या हुआ? हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, स्थायी बंदोबस्त और सहायक संधि। यानी इनमें से जो है वो सबसे बाद में कौन सी घटना हुई, कौन सी बात हुई? ठीक है, इनमें सबसे बाद में क्या हुआ? ठीक है, तो इसका सही आंसर है बंगाल विभाजन। क्या हुआ? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 को। कब हुआ था? 1905 को। आज हम पहली बात तो विश्लेषण करेंगे ही नहीं। ठीक है, क्लियर। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? तो बंगाल का विभाजन हुआ। क्या हुआ? बंगाल का विभाजन हुआ। क्या हुआ? बंगाल का विभाजन हुआ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या है। चलिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? यानी निम्न में से किसके अंतर्गत, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1753। यानी किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो इसका सही आंसर क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी जिला न्यायाधीश, ऑप्शन डी जिलाधिकारी। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? एक बात हम आप लोगों से कहना चाहेंगे, अगर आप लोग ऐसे ही बेहतर क्लास और देखना चाहते हैं, आप लोग किस प्रकार की क्लास देखना चाहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना। आप लोग प्रैक्टिस क्लास देखना चाहते हैं या विश्लेषण वाली क्लास, हम उसी प्रकार की क्लास आपके लिए लेकर आएंगे। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे आने वाले समय में और हम और अच्छे कंसेप्ट के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे, अच्छा कंसेप्ट लेकर आएंगे, अच्छे कंटेंट के साथ प्रस्तुत होंगे। तो इसका जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जिला न्यायाधीश, जिलाधिकारी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है राज्यपाल। ठीक है, यानी राज्य की कार्यपालिका की जो शक्तियाँ होती हैं वो राज्यपाल में निहित होती हैं। किसमें निहित होती हैं? राज्यपाल में। तो इसका सही आंसर क्या है? राज्यपाल। इसका सही आंसर क्या है? राज्यपाल। तो राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? राज्यपाल में राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ निहित होती हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्न उच्च न्यायालयों में से कौन से एक से अधिक, निम्न उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? यानी इनमें से
कौन सा जो उच्च न्यायालय है वो एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित यानी यूनियन टेरिटरी के लिए है? तो ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। यानी कौन सा उच्च न्यायालय जो है वो एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो इसका सही आंसर है गुवाहाटी। क्या सही आंसर? गुवाहाटी। गुवाहाटी जो उच्च न्यायालय है वो एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है वो एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए इनमें से, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? गुवाहाटी। 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 चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न क्या है। चलिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व तो सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी बुध। यानी इनमें से किस ग्रह का औसत घनत्व जो है वो सबसे अधिक है? यानी इनमें से किस ग्रह का औसत घनत्व जो है वो सबसे क्या है? सबसे अधिक है। तो जो बुध ग्रह का औसत घनत्व है वो सबसे अधिक है। किसका? बुध ग्रह का जो औसत घनत्व है वो सबसे अधिक है। बुध ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। यानी बुध ग्रह है उसका औसत घनत्व जो है वो सभी ग्रहों से अधिक है, सभी ग्रहों से अधिक है, ठीक है। तो आप कमेंट करके बता देना कि सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, ठीक है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? ऑप्शन ए लगभग 28.1 डे यानी लगभग 28.1 दिन में, ऑप्शन बी लगभग 27.3 दिन में, ऑप्शन सी लगभग 46.8 दिन में, ऑप्शन डी लगभग 53.4 दिन में। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो ये लगाता है 27.3 दिन में। कितने दिनों में? 27.3 दिनों में। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो 27.3 दिनों में चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। इसका सही आंसर बिल्कुल है ऑप्शन नंबर बी। और जो जिनके प्रश्न सबसे ज़्यादा सही होंगे उसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर लगाऊंगा कल वाली क्लास में। और जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, जो मैं प्रश्न को पूछता रहता हूँ, जैसे हमने पूछा था कि सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, जिसके आंसर सही होंगे उसका स्क्रीनशॉट कल वाली क्लास में हम आपको देंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते, देखते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अगला, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 66 वर्ष, ऑप्शन बी 76 वर्ष, ऑप्शन सी 58 वर्ष, ऑप्शन डी 12.3 वर्ष। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है 76 वर्ष। कितना होता है? 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 76 वर्ष। हैली धूमकेतु का जो आवर्तकाल होता है वो कितना होता है? 76 वर्ष होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए वोल्गा, ऑप्शन बी राइन, ऑप्शन सी अमेजन, ऑप्शन डी रॉन। यानी यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वोल्गा नदी जो है वो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? वोल्गा नदी जो है वो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए वोल्गा, ठीक है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वोल्गा है, वो यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन ए तीस्ता, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी कावेरी। बहुत ही इजी प्रश्न है। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। किस नदी को? गंगा नदी को। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? सही आंसर। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, पुकारा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत में
हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी? ऑप्शन ए नंदा देवी, ऑप्शन बी नंगा पर्वत, ऑप्शन सी कंचनजंगा, ऑप्शन डी धौलागिरी। यानी भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो जो कंचनजंगा है वो भारत में हिमालय की सर्वोच्च ऊंची पर्वत चोटी है। कौन सी? कंचनजंगा। कौन सी? कंचनजंगा। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, कंचनजंगा। जो कंचनजंगा है वो भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, यानी सबसे ऊंची पर्वत चोटी भारत में अगर हिमालय की कोई है तो वो कौन सी है? कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, सर्वोच्च पर्वत चोटी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? यानी लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी लोकसभा उपाध्यक्ष को, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति को। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना जो त्यागपत्र है वो लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। किसको देते हैं? लोकसभा उपाध्यक्ष को। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका यानी विकल्प नंबर 2, विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर है। लोकसभा उपाध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको विश्लेषण वाली क्लास चाहिए हो तो आप कमेंट कर देना, आगे आने वाली क्लास को हम विश्लेषण वाली क्लास बनाएंगे, उसमें हम सभी का विश्लेषण करेंगे, सभी प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को क्या है। प्रश्न नंबर अगला है, प्रश्न नंबर 19 है और प्रश्न अगला है कि राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी कमलापति त्रिपाठी, ऑप्शन सी भोला पासवान, ऑप्शन डी जेवी कृपलानी। यानी राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? तो इसका सही आंसर है कमलापति त्रिपाठी। आप उत्तर दीजिएगा कि वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन है। ठीक, वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन? तो राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? तो कमलापति त्रिपाठी। कौन था? कमलापति त्रिपाठी। कौन था? कमलापति त्रिपाठी। कौन था? कमलापति त्रिपाठी। कौन था? कमलापति त्रिपाठी। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है कमलापति त्रिपाठी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते और देखते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री पद पर सबसे अधिक उम्र में आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। यानी ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो है वो सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए। यानी सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कोई हैं तो वो कौन है? मोरारजी देसाई हैं। आप एक प्रश्न का, बहुत ही इजी प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? सबसे अधिक उम्र में तो प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई हैं, तो सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या आपकी स्क्रीन पर? अगला प्रश्न है, ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री कौन है जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन डी गुलजारी लाल नंदा। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री कौन है जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है?
चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? क्या प्रश्न है कि भारतीय विश्वविद्यालय, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड रिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग। यानी ऑप्शन ए लॉर्ड रिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग। यानी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड रिटन। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। लॉर्ड कैनिंग जो था वो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो किसने बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय 1857 के युद्ध में बनाया था। ठीक है, 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? ऑप्शन ए डुप्ले, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी इनमें से कौन? भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? तो डुप्ले जो था भारत में सहायक संधि का जन्मदाता था। इसका ऑप्शन नंबर ए। तो भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? तो भारत में सहायक संधि का जन्मदाता था डुप्ले। कौन था? डुप्ले। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? तो भारत में सहायक संधि का जन्मदाता था डुप्ले। कौन था? डुप्ले। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए ये आपका अंतिम प्रश्न था। आज के लिए बस इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। आपको अगली क्लास एनालिसिस वाली चाहिए या ऐसी प्रैक्टिस क्लास चाहिए, आप ये भी बता सकते हैं। आपके प्रश्न कितने सही गए आप ये भी बता सकते हैं, कितने गलत गए ये भी बता सकते हैं। और हमने जो प्रश्न पूछे आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए आप ये भी बता सकते हैं। तो चलिए आपने आज साथ दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अब ना रखिए ख्याल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।